गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको आपका उद्धव पुस्तक से लेसन नंबर 5 लेसन नंबर 8 एकांकी है ईमानदार बालक और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। कोई भी एकांकी 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एकांकी के विषय उसी को एकांकी कहते हैं जो 10-15 मिनट में समाप्त हो जाए। नाटक का छोटा रूप एकांकी कहलाता है। एक दृश्य में जो नाटक समाप्त हो जाए, रंगमंच में एक बार पर्दा खुले और 10-15 मिनट के बाद 10-15 मिनट के अंदर वो नाटक समाप्त हो जाए, उसी को एकांकी कहते हैं। एकांकी में एक कहानी होती है, एक कथानक होता है। एकांकी में कुछ पात्र होते हैं, कलाकार होते हैं। एकांकी में कुछ घटनाएं घटती हैं। एकांकी में जो पात्र होते हैं उनके डायलॉग से उनका पात्र परिचय मिलता है। वो किस प्रकार के पात्र हैं, उनकी क्या गुण हैं, उनकी क्या विशेषताएं आदि के बारे में हमको पता चलता है। एकांकी में जो पात्र होते हैं उनके बीच बातचीत होती है, वार्तालाप होता है और उनकी भाषा होती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो पढ़े लिखे के हिसाब से वो बातचीत करता है, उसकी भाषा में ऐसी होती है। अनपढ़ व्यक्ति होता है तो उसके स्तर के अनुसार उसकी बातचीत होती है। तो भाषा और शैली पात्रों के अनुकूल होती है। एकांकी में एक देश काल और वातावरण होता है। कौन सा समय है, समाज कैसा है, समाज के नियम क्या है, समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं, समाज में कैसे नियम हैं आदि आदि। और एकांकी में एक मैसेज होता है। कहानी एकांकी के अंत में एक मैसेज होता है। तो ये है कुछ एकांकी की महत्वपूर्ण बातें। तो एकांकी विधा के अंतर्गत आपका जो लेसन है उसका नाम है ईमानदार बालक। यानी इस कहानी में एक ऐसे बालक की कहानी है जो स्वभाववश ईमानदार है। ईमानदार एक विशेषण है, ईमानदारी एक विशेषण है। जो ईमानदारी से काम करते हैं उसको ईमानदार कहते हैं। तो यहाँ एक ईमानदार बालक के जीवन चरित्र और उनके गुणों को, उनकी विशेषताओं को बताया गया। संसार में हर व्यक्ति के पहचान उसके गुणों से भी होती है। गुणों से व्यक्ति की पहचान होती है, गुणों से व्यक्ति का मूल्यांकन होता है, गुणों से व्यक्ति का महत्व हम जान सकते हैं, गुणों से ही उसका सम्मान होता है। हर व्यक्ति में अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए। अच्छे गुणों से व्यक्ति मान सम्मान प्राप्त करता है। तो ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जीवन में हमें भी ईमानदार बनना चाहिए। इस कहानी में एक पात्र है बसंत, जो जीवन भर अपनी ईमानदारी का परिचय देता है और ईमानदारी से काम करता है। और उसके जीवन चरित्र से हमें भी ईमानदार बनने की प्रेरणा मिलती है। तो एकांकी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। और ये जो हमने लिखा है बसंत, प्रताप, राजकिशोर, कुमार, कृष्ण कुमार और मानसिंह, ये इस कहानी के पात्र हैं। इन पात्रों का परिचय आपको हम बता रहे हैं। वसंत इस कहानी का एक गरीब अनाथ बालक, ईमानदार है, परिश्रमी है, स्वाभिमानी है। दूसरा पात्र है इसमें प्रताप। ये जो प्रताप है वो वसंत का भाई है। प्रताप जो है वसंत का भाई है। राजकिशोर ये मजदूर
को समझ सकते हैं। तो सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रमी, ये कुछ अच्छे गुण हैं, सद्गुण बोलते हैं इसको। सच्चाई हमेशा सच बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। तो ये अच्छे गुण, और इन्हें सद्गुणों की संज्ञा दी गई। और जीवन में शुरू से ही हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। अच्छे गुण से हम अपनी समाज में अच्छी पहचान बना सकते हैं। जैसे हमको आत्मनिर्भर होना है, तो हम अपना काम स्वयं करें, तो धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर होते जाएंगे। हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भरता एक अच्छा गुण है। विद्यार्थी को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। जो विद्यार्थी आत्मनिर्भर होते हैं वो परीक्षा में हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं, सबसे आगे रहते हैं। तो जिंदगी में सुख और दुख हैं, विपत्ति, मुसीबतें, कठिनाइयाँ आती रहती हैं। इनसे संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करते हुए इस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो हम देखेंगे इस कहानी में क्या क्या होता है। इस एकांकी में एक गरीब बालक है, एक गरीब असहाय बालक है जिसका नाम है बसंत। वह अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करता है। अनाथ और बेसहारा बालक अपने जीवन की मुसीबतों का सामना करते हुए काम करता है। वो अपने जीवन में उसने कुछ अच्छे नियम बनाए, उन नियमों का वो दृढ़ता के साथ पालन करता है और स्वयं भी वो अच्छाई के मार्ग पर चलता है और अपने भाई को भी अच्छाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। तो इस कहानी में बाल मजदूरी जैसे विषय को भी बहुत अच्छे तरीके से उठाया गया है। हमें जिंदगी में ईमानदारी के साथ सारे काम करना चाहिए, ईमानदारी को अपनाना चाहिए और ईमानदारी के साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, इस एकांकी में एक पात्र है राजकिशोर। बड़े दयालु व्यक्ति हैं, परोपकारी व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं और उनके जीवन से हमें परोपकार करने की प्रेरणा मिलती है। आत्मसम्मान, हर व्यक्ति को अपना सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए हमें आत्मनिर्भर होना जरूरी है। कैसी भी परिस्थितियां हो जाएं, हमें किसी के सामने हमें किसी का हाथ नहीं फैलाना है और हमें अपने जीवन के संकटों का सामना करना है। तो जीवन में मेहनत करके हम अपने जीवन को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। जो मनुष्य ईमानदार व मेहनती होते हैं उन्हें सब पसंद करते हैं। हमारे समाज में बसंत जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं और वे अपनी गुजर बसर के लिए पढ़ाई करने की बजाय छोटी उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। परंतु ऐसे बच्चों की हमें मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, उनको सहारा देना चाहिए और उन्हें
पढ़ाई लिखाई का भी अवसर देना चाहिए। तो बाल मजदूरी कौन करता है? बाल मजदूरी ऐसे बच्चे करते हैं जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, जो अनाथ होते हैं, असहाय होते हैं, बेसहारा होते हैं, ऐसे बच्चे ही क्या करते हैं? बाल मजदूरी करते हैं। लेकिन बाल मजदूरी समाज के लिए कलंक है। बच्चों का बचपन नहीं छीनना चाहिए। बचपन अनमोल है और बाल मजदूरी समाज की बहुत बड़ी बुराई है। तो हम ऐसे बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं है, हम उनका सहारा बने, हम उनके सपोर्ट करें और उनको पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। संक्षेप में मैं इसकी कुछ कहानी बता देता हूँ, उसके बाद हम आपको एक आगे पढ़ाएंगे। कहानी के पहले दृश्य में हम देखेंगे कि राजकिशोर, जो कि मजदूर रहता है, सज्जन और परोपकारी व्यक्ति हैं, मजदूर नेता हैं, परोपकार सज्जन पुरुष हैं, वसंत नामक एक बालक से मिलते हैं। बालक चौराहे के समीप थैले में कुछ सामान लेकर बेच रहा है। एक छोटा सा लड़का है और वो अनाथ है, उसके माँ बाप भी नहीं हैं, लेकिन वो भीख नहीं मांग रहे, वो आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए थैले में कुछ सामान लेकर आया है और बाजार में सामान को बेच रहा है। काम करके, मेहनत करके वो अपना गुजर बसर करना चाहता है। तो राजकिशोर से जब उनकी मुलाकात होती है तो वो लड़का बसंत उनसे कुछ सामान खरीदने का आग्रह करता है। बालक की विनती, सामान की आवश्यकता तथा छुट्टे पैसे की अनुपलब्धता पर वह उसे सामान खरीदे बिना ही पैसे देकर उसकी मदद करना चाहते हैं। राजकिशोर को सामान की जरूरत नहीं, चिल्लर की समस्या भी है, इसलिए वो उससे कुछ खरीदते तो नहीं हैं, परंतु पैसे, उसकी कहानी को सुनकर पैसे देकर चले जाते हैं। लेकिन वह स्वाभिमानी बालक पैसे लेने से इनकार कर देता है। वह उन्हें छन्नी देकर 10 का नोट भुनाकर लाने का आश्वासन देकर नोट को भुनाने के लिए चला जाता है। छन्नी दे देता है, छन्नी खरीद लीजिए, छन्नी ले लीजिए। और जब उसके पास चिल्लर नहीं रहता तो वो नोट को भुनाने के लिए, चिल्लर के लिए चला जाता है। काफ़ी देर तक बालक की प्रतीक्षा करने के बाद भी राजकिशोर, जब वो नहीं आता है तो राजकिशोर जी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दृश्य में हम देखे हैं बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर जी के घर छुट्टे पैसे लौटाने के लिए जाता है। वह उन्हें नोट भुनाने की उपरांत बसंत के साथ हुई दुर्घटना तथा उसके अनाथपन के बारे में बताता है। राजकिशोर जी तुरंत ही मान सिंह, उनके घरेलू नौकर हैं, को डॉक्टर बुलाने का आदेश देते हैं तथा बसंत को मदद व उपचार हेतु प्रताप के बताए अनुसार भीखू महाजन, जो कि मकान मालिक है जिसके किराए में लोग रहते हैं, के घर उनके साथ चल पड़ते हैं। नाटक के अंतिम दृश्य में हम देखते हैं बसंत व भीखू महाजन से मिलते हैं तथा डॉक्टर द्वारा बसंत का उपचार करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप बसंत के चेहरे पर कृतज्ञता और शांति का भाव उभर आता है। तो इस प्रकार उस अनाथ बालक को राजकिशोर जी का साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है, सहायता मिलती है, तो उसको नया जीवन मिल जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये ईमानदार बालक
कि क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं और क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो पहले दृश्य, नाटक का पहला दृश्य, एकांकी का पहला दृश्य है बाजार का दृश्य। बाजार देखे ना आप? हाँ, बहुत भीड़ होती है बाजार में, बहुत लोग आते हैं, बहुत सारा सामान बेचते हैं। हर व्यापारी अपना सामान लेके आता है और अपना सामान, अपनी दुकान सजाता है, अपनी दुकान को चमकाता है और लोगों को सामान खरीदने के लिए आग्रह भी करता है, आइए मेरे पास आइए, सामान ले जाइए, सस्ता में ले जाइए, ये भाव ले जाइए, वो भाव ले जाइए। तो इस प्रकार बाजार में व्यक्ति अपने अपने सामान की विशेषताओं को बताकर हमें मजबूर करते हैं सामान खरीदने के लिए। तो बाजार का दृश्य है बसंत नाम का एक अनाथ लड़का जिसके माता पिता नहीं हैं, चौराहे के समीप चौक में थैले में वो सामान लाया हुआ, उसकी कोई दुकान नहीं है। बस बसंत नाम का ये जो बालक सामान बेच रहा है और जो अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कहाँ खड़ा है, बाजार में खड़ा है, वो अपने थैले में कुछ सामान लाया है और थैले में रख कर वो लोगों सामान को रोककर और लोगों के पास जाकर उनको वो सामान खरीदने के लिए आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है। थैले में सामान रखकर बेच रहा है, उसको ये ऐसा समझो। बसंत, छन्नी ले लो, छन्नी, छन्नी जानते हो तो? अरे जिसमें चाय छानते हैं, मिल्क वो भी छानते हैं, उसको छन्नी बोलते हैं। तेल को भी छानते हैं। हाँ, आपके घर में होगी, देख लेना, छोटी छन्नी, बड़ी छन्नी, बहुत प्रकार से छन्नी, सस्ती वाली आती है, महंगी वाली भी आती है। ठीक, छन्नी ले लो, बटन ले लो, माचिस ले लो, मतलब ये सामान उसके थैले में है। छन्नी बेच रहा है, बटन बेच रहा है, माचिस बेच रहा है। तभी बाजार में राजकिशोर जो एक मजदूर नेता है, सज्जन व्यक्ति हैं और परोपकारी व्यक्ति, उसके समीप वह उसके समीप उनके पास जाता है, वो देखता है बाजार में, वो राजकिशोर जी को देखता है। तो राजकिशोर को देखकर उसको लगता है कि ये आदमी मेरा सामान खरीद सकता है, क्योंकि इसका रंग रूप, आकार प्रकार और प्रभाव, व्यक्तित्व ऐसा दिखता है कि मेरा सामान ये व्यक्ति खरीदेगा। तो बसंत उनको देखकर उनके पास जाता है और क्या बोलता है, साहब बटन ले लीजिए, देसी बटन। दुकानदार अपने सामान की विशेषता को बताते हैं, तब तो ग्राहकों उसको खरीदेगा, उसके गुणों को बताते हैं, उसके मूल्य को बताते हैं, है कि नहीं? सामान बेचना है ना बाजार में, तो सामान के गुणों को बताना पड़ेगा, उनकी विशेषताओं को बताना पड़ेगा, उसके कीमत को बताना पड़ेगा, समझेंगे नहीं? कम कीमत होनी चाहिए। आजकल हम बाजार में कम कीमत में अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं, तो वो उनको सामान खरीदने के लिए मजबूर करता है और उसकी विशेषताओं को बताता है। राजकिशोर जी क्या कहते हैं, नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए हमको कुछ, तुम्हारे पास जो सामान तुम बेचना था तो उसमें से हमको कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआसा हो जाता है, उसकी आंखें भर जाती हैं, क्योंकि उसको उम्मीद थी, आशा थी कि ये व्यक्ति मेरा सामान जरूर खरीदेगा। छोटा सा बच्चा है ये जो बसंत है, छोटा सा बच्चा है, अनाथ है, माता पिता है नहीं, कोई सहारा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है इसका, और ये ऐसे ही बाजारों में घूम कर सामान को बेच कर अपना गुजर बसर करता है। कितना दुर्भाग्य है, बचपन में जिनके माता पिता गुजर जाते हैं उन बच्चों की बहुत दुर्गति होती है, उनके जीवन में दुखों का, उनके जीवन में बहुत दुख, कष्ट, समस्याएं और परेशानियां, कठिनाइयां होती हैं।
समझे? हाँ, अनाथ जो बच्चे होते हैं उनका जीवन बड़ा कष्टमय होता है। तो जब राजकिशोर जी सामान लेने से इनकार कर देते हैं, वो रुआसा हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो क्या बोलता है, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, मैं सवेरे से यहाँ सामान बेचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन किसी ने भी मेरा सामान नहीं खरीदा है। एक तो ले लीजिए, एक छन्नी ले लीजिए, ऐसा बोलता है। राजकिशोर जी क्या करते हैं? राजकिशोर जी सज्जन व्यक्ति हैं, परोपकारी व्यक्ति हैं। वो सामान तो कुछ नहीं खरीदते हैं परंतु अपने जेब से कुछ पैसे निकालकर उसको देने का प्रयास करते हैं और क्या बोलते हैं, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो पैसे हैं और जाओ, लेकिन मैं तुमसे सामान नहीं खरीदूँ, मुझे सामान की आवश्यकता नहीं। लेकिन बसंत को ये मंजूर नहीं है, वो बहुत स्वाभिमानी बालक है, आत्मसम्मान प्रिय है, उसको थोड़ा अकड़ जाता है और क्या बोलता है, नहीं साहब मैं पैसे नहीं लूँगा, मुफ्त में मैं पैसे नहीं लूँगा, तुम मेरे से सामान खरीदो, बदले में मुझे उसके पैसे दो, उसकी कीमत दो, ये हो सकता है। बिना सामान खरीदे आप मुझे जो ये पैसे दे रहे हैं, ये मुझे पैसे नहीं चाहिए। यहाँ पर बच्चे की ईमानदारी और बच्चे का स्वाभिमान और बच्चे का आत्मसम्मान पता चलता है। नहीं मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है। इस प्रकार से पैसे लेना भीख के समान है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप कुछ तो खरीद लीजिए। इस प्रकार वो उन्हें सामान खरीदने के बाद पैसे देने की बात करता है, मुफ्त में मुझे पैसे नहीं चाहिए। राजकिशोर जी उसको समझाते हैं और क्या बोलते हैं, भाई मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, बड़ा नोट है, 500 का नोट है मेरे पास, होता चिल्लर होता मेरे पास तो मैं छन्नी जरूर ले लेता। मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। ठीक है, अभी तो नहीं ले सकता मैं, मेरा घर किशनगंज में है, वहाँ तो आना, वहाँ मैं तुमसे खरीद लूँगा। मेरा नाम पंडित राजकिशोर है। अपना परिचय बताते हैं कि मेरा नाम पंडित राजकिशोर है और मैं किशनगंज में रहता हूँ, वहाँ तुम आ जाना, मैं तुमसे खरीदूँगा। किसी से भी मेरे घर का पता पूछ लेना, वो व्यक्ति तुमको मेरा पता बता देगा। बसंत लाइए, मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ। बसंत बोलता है, देखिए अगर आपके पास छुट्टे नहीं हैं, बड़ा नोट है, चिल्लर नहीं है, तो बड़ा नोट मुझे दीजिए, मैं बाजार से किसी भी व्यक्ति से चिल्लर करा कर लाता हूँ और मुझे जो पैसे चाहिए मैं ले लूँगा, बाकी जो है वापस करने के वो मैं आपको वापस कर दूँगा। तो राजकिशोर जी राजी हो जाते हैं, वो उससे एक छन्नी लेते हैं 10 रुपए की, वो उससे एक छन्नी लेकर उसे 10 रुपए का नोट देते हैं, उससे छन्नी खरीदते हैं और 10 रुपए का नोट देते हैं। बसंत नोट को लेकर चिल्लर कराने के लिए वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले वो क्या बोलते हैं, आप यहीं ठहरिए, एक निश्चित स्थान पर बोलता है, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी गया और अभी आया। मैं चिल्लर लेने के लिए अभी गया और अभी आया, आप यहीं खड़े रहिएगा। बसंत नोट लेकर राजकिशोर के द्वारा दिए गए 10 रुपए को नोट को लेकर चला जाता है। चिल्लर कराने के लिए गया है, उसका वो चिल्लर करा के लाएगा और छन्नी का जितना पैसा होगा वो रख लेगा, बाकी पैसे वो राजकिशोर जी को वापस कर देगा। तो बसंत नोट लेकर चला जाता है। कुछ समय बीतता है, कुछ समय बीतता है। राजकिशोर जी खड़े हैं, उत्सुक खड़े हैं, आ रहा है बच्चा करके। तभी वहाँ पर उनका एक परिचित व्यक्ति
कृष्ण कुमार, जिसको लिखा है कृष्ण कुमार राजकिशोर जी का परिचित व्यक्ति, राजकिशोर जी का परिचित व्यक्ति वहाँ आता है और उनको वहाँ पर खड़ा हुआ देखकर वो भी उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है और बातचीत करने लगता है। तो कृष्ण कुमार क्या बोलता है, कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे खड़े हैं? राजकिशोर बोलते हैं, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे 10 रुपए का नोट लेकर उसे भुनाने के लिए गया है, चिल्लर कराने के लिए गया है। ये छन्नी मैंने खरीदी है और 10 रुपये मैंने उसे दिए हैं, उसके पास चिल्लर नहीं था, तो वो 10 रुपये का नोट लेकर चिल्लर कराने गया है। वो चिल्लर लेके आएगा और मुझे पैसे वापस करेगा, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँ। 15-10 मिनट हो गए, 15-10 मिनट हो गए हैं, लेकिन वो लड़का अभी तक नहीं लौटा है। तो कृष्ण कुमार कहते हैं, या बस अब वो लड़का नहीं आएगा, जो तुम्हारा 10 रुपए का नोट लेके गया है वो नहीं आएगा। वो बेईमान लड़का है, चालबाज है, धोखेबाज है, दगाबाज है। बाजार में ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं। बाजार के हर कोने में आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जो गिड़गिड़ाते हैं, लोगों को ठगते हैं। और धोखा देते हैं। आप तो मजदूरों के सेवक हैं, आप गरीब मजदूरों के सेवक हैं। आपके मन में दया आ जाती है और आप दयावश लोगों की मदद करने लगते हैं। वो लेकर चला गया अपने घर। वो लड़का 10 रुपये का नोट लेकर अपने घर चला गया है, अब वो वापस नहीं आएगा, आप भी अपने घर चले जाइए। राजकिशोर जी बोलते हैं, पर भाई वो लड़का तो मुझे भला लगता था, मैंने उसको गौर से देखा, वो लड़का तो मुझे भला लगता था, अच्छा लड़का है, वो घर नहीं जाएगा, वो ज़रूर मेरे पैसे हैं यहाँ लौटाने आएगा, समझे, मुझे विश्वास है। राजकिशोर जी ऐसा बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, आएगा तो ठीक है, और नहीं आएगा मान लो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं इसकी परवाह नहीं करता। 10 रुपया मेरा लेकर अगर वो लड़का अपने घर चला जाएगा और वापस मुझे पैसे लौटाने नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब उसके आने की आशा तो नहीं लगती है, ठीक है, मैं अब अपने घर चला जाता हूँ। यह कहकर राजकिशोर जी और कृष्ण कुमार वहाँ से चले जाते हैं। तो ये है इस नाटक का प्रथम दृश्य। अब दूसरा दृश्य हम कल आपको बताएंगे। इतना जो हमने आपको बताया है इसको आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसको 5 लाइन कम से कम आप लिखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि इसमें जो पात्र परिचय है वो कौन कौन है। इसमें जो शब्दार्थ दिया है, कठिन शब्द दिए हैं, उसका मीनिंग जानने पढ़िए और उसके मीनिंग को लिखिए, क्योंकि ये जो कठिन शब्द है ना वो परीक्षा में डिक्टेशन के रूप में आएगा। तो आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए, तब तो आपको होगा। और एक बात आपको बता दें कि हम आपको 8 लेसन पढ़ा चुके हैं और स्कूल की तरफ से आपको प्रश्नोत्तर, सभी पाठ के उत्तर भेजे जा चुके हैं मोबाइल के माध्यम से। तो आप अपनी कॉपी में सभी लेसन के प्रश्नोत्तर को लिखिए,
हर लेसन का 1, 2, 3, 4, 5 जो भी लेसन हमने पढ़ा है, पूरा 8 लेसन पढ़ाएंगे, 7 लेसन पढ़ा दिए, 8वां चालू है। तो 7 लेसन के प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं, लिखिए। और ये जो पढ़ाई चल रही है हर दिन, इस पढ़ाई के साथ जुड़िए। अब आपको स्कूल में नहीं पढ़ना है, घर ही में पढ़ना है जब तक कोरोना है। तो जैसे स्कूल में आकर पढ़ते थे वैसे अब आप घर में रहकर पढ़िए और लिखिए। जैसे स्कूल में प्रश्न उत्तर लिखते थे कॉपी में, अब घर में बैठ के लिखिए। और जब स्कूल खुलेगा फिर हम आपकी कॉपी चेक करेंगे। तो प्रश्न उत्तर लिखने के लिए सारे उत्तर तो आपके पास पहुंच गए हैं। अब उत्तर लिखने की कोई समस्या तो है नहीं। पहले प्रश्न लिखिए, उसके नीचे उत्तर लिखिए, हैं? तो इस प्रकार पढ़ने का और लिखने का काम बराबर जारी रखें। और कोई बोले ना बोले, आपको प्रतिदिन पढ़ना है, हर विषय पढ़ना है। टाइम टेबल बनाइए, समय नियोजन के अनुसार पढ़िए। हर सब्जेक्ट पर विशेष हर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए और उसका प्रश्न उत्तर लिखते रहिए। लिखना और पढ़ना दोनों साथ साथ चलेगा। तो कल हम इस नाटक का दूसरा, एकांकी का दूसरा दृश्य आपको पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। ओके, नमस्कार।